एवरीवन। सो फिर एक नया दिन, एक नया चैप्टर, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिगनिंग, स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, वेरी न्यू, वेरी फ्रेश चैप्टर और वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब बात करते हैं वेटेज की। तो एग्जाम में जो इसका वेटेज होता है कम से कम 4 to 8 मार्क्स का होता है। दैट इज अ वेटेज। मिनिमम 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और मैक्सिमम 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से। चैप्टर में हमें बहुत तरीके के टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे, पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, पार्टनरशिप में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन कौन सी चीजें लिमिटेशंस होती हैं, ये सब डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, तो चलो फिर लेट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग से, यानी कि डेफिनेशन से। ठीक है, तो डेफिनेशन जो है पार्टनरशिप की, क्या मत समझते हो, क्या सुनने में आता है डेफिनेशन से, या पार्टनरशिप से मतलब क्या होता है आपका, मुझे बताओ। बेसिकली पार्टनर का मतलब, अब इट कैन बी योर लाइफ पार्टनर, इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी योर बिजनेस पार्टनर, वट एवर इट इज। पार्टनर का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके काम करने में या किसी भी चीज में हेल्प करे ऑलवेज, दैट इज कॉल्ड पार्टनर, है ना। इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म होती है। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ मिलके फर्म के कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। ठीक है, तभी तो एक पार्टनरशिप फर्म बनेगी। अब 11th में हमने पढ़ा था प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है, प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जहां पर सारे डिसीजंस लेने की पावर सिर्फ एक पर्सन के पास है और पूरा बिजनेस जो चलाता है वो वही बंदा चलाता है, उसे बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप, इकलौता मालिक। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है कि 2 लोग हैं या 2 से ज्यादा लोग हैं, तो वहां पर डिसीजंस लेने की पावर भी किसके पास होगी, सबके पास इंडिविजुअली, है कि नहीं। सबसे कंसेंट लेके डिसीजन लेना पड़ेगा बेसिकली, तो इसीलिए पार्टनरशिप बनी है। बट सर ये तो गलत बात है, वहां प्रोप्राइटरशिप में तो सारे डिसीजन एक ही बंदा लेता था, वो तो अच्छी बात थी। मैंने कहा हाँ अच्छी बात तो थी, लेकिन सर्टेन वहां पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी थी कि मान लो अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तो सारा लॉस किसको बियर करना पड़ता है, प्रोप्राइटर को ही बियर करना पड़ता है, क्योंकि और कोई तो है नहीं। दूसरी बात, अगर आपको एडिशनल कैपिटल चाहिए तो आप कहाँ से लाओगे, आपके पास तो पैसा ही नहीं है। इसी ओवर गलतियों को या इसी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए बना है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे तो आप इजीली और कैपिटल मंगा सकते हो। दूसरी बात, अब अगर लॉस होता है तो लॉस इंडिविजुअली किसी एक पार्टनर को बियर नहीं करना पड़ेगा, आपको बियर करने के लिए बहुत सारे पार्टनर होंगे जो इस लॉसेस को बियर करेंगे, है ना। यस सर, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, डेफिनेशन समझते हैं और उसके बाद मूव करते हैं इसकी नेचर पे और कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ठीक है, चलो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे सारे लोग। ठीक है, डेफिनेशन कहां पे दी गई है सर, पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो लिखी है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो कैसे लिखोगे डेफिनेशन, डेफिनेशन आप लिखोगे एज पर सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, एज पर सेक्शन 4 कहां पे लिखा है वो डेफिनेशन, सर सेक्शन 4 में लिखा है। एज पर सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप पार्टनरशिप is the relation between person who have agreed to share the future profit or losses
ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। ठीक है, दिस इज योर डेफिनेशन। डेफिनेशन कहाँ पे लिखी है सर? वो डेफिनेशन लिखी है एज पर सेक्शन 4 में। ठीक है, ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या कहती है डेफिनेशन? डेफिनेशन कहती है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर। किस बात पे राजी हुए वो? फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए, कि हम लोग जो है फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करने वाले हैं। ठीक है, ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ दम एक्टिंग फॉर ऑल। इस मतलब क्या हुआ इस वाली लाइन का? कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ दम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको। बेसिकली एग्जांपल क्या है? मैं हूं, ठीक है, हाँ मैं ऐसे दिखता हूं, सॉरी। ठीक है, तो मिस्टर विशाल, मैंने सोचा कि चलो यार एक पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि पार्टनरशिप फर्म खोलने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? मुझे 2 लोगों की जरूरत है। तो मैंने क्या किया, अपने एक फ्रेंड से बात करी। मैंने कहा भाई चल एक बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं बेसिकली। उसने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चल करते हैं। तो मेरा जो फ्रेंड है, हाँ बिल्कुल वो भी मेरी तरह दिखता है। ठीक है, आई कॉल्ड इट मिस्टर विनय। ठीक है, और हमारी जो कंपनी का नाम होगा वो होगा वीवी एंटरप्राइज। है ना अच्छा नाम? चलो, तो कंपनी का नाम बन गया, हम लोगों ने तय भी कर लिया। अब मिस्टर विनय और मिस्टर विशाल यानी कि मैं और मेरा फ्रेंड, हम लोगों ने कहा कि हम पार्टनरशिप फर्म खोलने वाले हैं। मैंने कहा ठीक है, तो हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, पार्टनरशिप बना ली हमने। हमने कहा भाई देख, जो भी प्रॉफिट होने वाला है हम उसको इक्वल बांटेंगे, यानी 1:1 में बांटेंगे। ठीक है, यानी फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा हम दोनों आधा आधा शेयर कर लेंगे। वो कह रहा ठीक है चल रेडी हो जा। फिर उसने कहा, मैंने कहा भाई काम करेगा ना? तो ऑफिस जब हमने ओपन कर लिया, हमने बिजनेस सेटअप कर लिया, तो जब मैंने उसको काम करने के लिए बोला तो उसने बोला मुझे काम करना नहीं आता। मैंने कहा ये क्या बात हुई? तूने तो बोला पार्टनरशिप फर्म खोल लेंगे। मैंने कहा हाँ खोल तो लेंगे, बट मेरे को काम करना नहीं आता, काम तो तेरे को ही करना पड़ेगा। मैंने कहा ये क्या बात हुई? कह रहा सुन, काम मेरे बिहाफ पे तू ही करेगा, लेकिन जो कैपिटल है वो कैपिटल मैं लगा दूंगा, यानी पैसा लगाने के लिए वो रेडी है बट काम करने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे पार्टनर क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नॉन वर्किंग पार्टनर, नॉन वर्किंग पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर सारा काम किसके ऊपर आ गया? मेरे ऊपर, सेल्फ। ठीक है, तो सारा का सारा काम अब मुझे करना है और सारे के सारे बिजनेस डिसीजन भी मुझे लेने पड़ेंगे, क्योंकि उसको तो काम आता ही नहीं है। और उससे मैं पूछूंगा भी क्या? मैं उससे पूछूंगा भाई इस कंपनी से डील करनी, कह रहा कर ले, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है कि बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर मेरे फ्रेंड को बिजनेस की नॉलेज होती तो वो और मैं दोनों साथ में बिजनेस को मिलकर चलाते, यानी दोनों साथ में एग्रीमेंट करते, साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते, उसे बोलते हैं कैरिड ऑन बाई ऑल, यानी सारे मिल के चलाते। लेकिन यहाँ पर इसको तो कुछ आता ही नहीं है, सारा मुझे ही करना पड़ रहा है, सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी मैं जो है इसके लिए भी काम कर रहा हूँ, एक्टर। ये मेरी कंपनी में यानी इस वीवी एंटरप्राइज में सिर्फ ये क्या है? ये एक एक्टर है जो सिर्फ क्या करता है? पैसे लगाता है और तो कुछ करता नहीं है। ठीक है, तो पार्टनरशिप का मतलब ही यही है कि या तो एक सारे मिलके काम करेंगे या फिर कोई भी एक बंदा काम कर रहा है सबके बिहाफ पे, बाकी सब क्या है? सिर्फ पार्टनर है। तो ये सिर्फ पार्टनर है मेरी फर्म का, ये काम नहीं करता वहां पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। ठीक है, ड्राइंग के लोग मजाक नहीं करना, ड्राइंग ऐसी है मेरी। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट तरफ, जो कि है नेचर ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। अब देखो, ये जो मिस्टर विशाल और मिस्टर विनय है, ये कौन है? इनको क्या बोलेंगे सर? इनको बोलेंगे पार्टनर। क्या बोलेंगे? पार्टनर। लेकिन अगर यही दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है? वीवी एंटरप्राइज। इसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म। यानी इंडिविजुअली पर्सन को क्या बोलेंगे? पार्टनर बोलेंगे, और जब वही पार्टनर्स कलेक्टिवली बन जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? एंड पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके, तो चलो आगे चलते हैं। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। चलो भाई, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। सारे लोग अटेंशन पे करेंगे, और हमारा जो पहला पॉइंट है वही हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कौन कौन सी खूबियां हैं पार्टनरशिप फर्म में। देखो, हमने कहा पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए आपको कितने लोग चाहिए सर? कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए। यानी पहला पॉइंट ही हमारा क्या बन गया? 2 और मोर पर्सन्स। कितने लोग चाहिए? 2 और मोर पर्सन। ठीक है, तो एक पार्टनरशिप खोलने के लिए एटलीस्ट कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए। ठीक है, अब ये 2 लोगों की बहुत बड़ी कहानी है, समझो मेरी बात को। 2 लोगों भी कौन सी होनी चाहिए? कहानी होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 2 पर्सन। अब पर्सन की बात करते हैं, कौन कौन से पर्सन? तो यहां पर हम जो गेम है यहां पर चलेगी, पर्सन डज नॉट क्वालिफाइड फॉर पार्टनर्स। कौन कौन से लोग हैं जो ये 2 लोगों की लिस्ट में नहीं आ सकते? यानी कि मैंने और मेरे फ्रेंड ने कहा था मिस्टर विशाल और मिस्टर विनय, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने की सोची थी, यानी कम से कम 2 लोग होते ही होते। लेकिन वो जो 2 पर्सन है वो कौन कौन नहीं हो सकता? तो सबसे पहली लिस्ट में जो नाम आता है वो आता है माइनर का। माइनर कौन होता है? लेस देन 18 ईयर्स। ठीक है, जिसकी एज क्या है? 18 ईयर्स। मान लो मेरा फ्रेंड था, वो छोटा फ्रेंड था, वो उसकी एज जो है 18 साल की नहीं हुई है, तो क्या वो पार्टनर बन सकता है? सर वो पार्टनर नहीं बन सकता जनरल केसेस में। हाँ, बिल्कुल नहीं बन सकता। ठीक है, सेकंड, और कौन पार्टनर नहीं बन सकता? सर और नहीं बन सकता पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, अनसाउंड माइंड वाला पर्सन नहीं बन सकता। अनसाउंड माइंड मतलब क्या होता है सर? अनसाउंड माइंड मतलब होता है जिसकी मेंटल कैपेसिटी जो है वो ठीक नहीं है, यानी कि वो सही तरीके से डिसीजन नहीं ले सकता, वो पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट करने के एलिजिबल नहीं है, तो वो बंदा पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, थर्ड पर्सन है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। ठीक है, और कोई पार्टनर या और कोई ऐसा पर्सन जिसको लॉ ने मना कर दिया कि आप आज के बाद से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, आप किसी कंपनी के पार्टनर बन ही नहीं सकते। मतलब क्या है सर? मेरा फ्रेंड था, वो बहुत बड़ा धोखेबाज था, उसने बहुत सारे पार्टनर्स को धोखा दे रखा था, तो उसके ऊपर बहुत सारे केसेस थे, और कोर्ट में उससे सजा मिली थी कि अब तुम आज से किसी और कंपनी के पार्टनर बन ही नहीं सकते। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि मेरा फ्रेंड जब इसको देखेगा तो वो बहुत गुस्सा होगा, लेकिन ठीक है, चलता है सब कुछ। तो उसको कहा गया था कि तुम जो है अब पार्टनर बन ही नहीं सकते किसी और फर्म के, यानी उसको क्या कर दिया गया? डिस्क्वालीफाइड कर गया कि लॉ के द्वारा, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। तो ये जो 2 लोगों की लिस्ट है ना, हमें पता है कि कम से कम कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए। बट 2 लोग कौन से चाहिए? 2 लोग वो होने चाहिए जो माइनर नहीं होगा,
पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं होगा और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। लेकिन 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 माइनर, माइनर पे भी एक केस है, इसका एक्सेप्शन है। माइनर जो है वो पार्टनर बन सकता है। सर अभी तो आपने बोला नहीं बन सकता, मैंने कहा हाँ भाई मैंने बोला नहीं बन सकता, बट मैं बोल रहा हूं बन सकता है, ओनली फॉर बेनिफिट। ये क्या बात हुई सर? यही बात है कि जो माइनर है वो पार्टनर बन सकता है, बट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? बेनिफिट्स के लिए बनेगा, पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए। यानी क्या मतलब हुआ इसका? अगर मेरे साथ एक पार्टनर है, जैसे मैं और मेरा फ्रेंड था, दो हो गए, और हमने उसके एक छोटे भाई को पार्टनर बना लिया, वो नहीं वो भी बन गया, ठीक है, तो तीन लोग हो गए। अब दो लोग मेजर हैं, कम से कम दो लोग होने चाहिए, दोनों कैसे होने चाहिए? मेजर। थर्ड पार्टनर कैन बी ए माइनर। ठीक है, अब माइनर बन तो गया पार्टनर, लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो तीनों को मिलेगा, बड़े वाले पार्टनर्स को भी और माइनर पार्टनर को भी। लेकिन अगर लॉस हो गया तो आप माइनर पार्टनर से लॉस रिकवर नहीं कर सकते। वो पार्टनर किस चीज के लिए है? सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, उसके ऊपर आप लॉस डाल ही नहीं सकते। समझ में आई बात? कि माइनर पार्टनर बन तो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए? बेनिफिट्स के लिए बनेगा। ओके, इसके ऊपर एमसीक्यू बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, और देखो मिनिमम कितने लोग चाहिए? दो लोग। मैक्सिमम भी कुछ होते हैं? यस सर, मैक्सिमम भी होते हैं। देखो एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने लोग चाहिए होते हैं? सर एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कितने लोग हो सकते हैं? मैक्सिमम 100। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस लिस्ट को छोटा कर दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस लिस्ट को छोटा कर दिया, उसे कर दिया कितना? 50। ठीक है, तो आपके लिए मैक्सिमम की लिमिट कितनी हो गई अब? 50। तो एक पार्टनरशिप फर्म में कम से कम कितने लोग हो सकते हैं? दो, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर एज पर कंपनीज एक्ट पूछे तो कितना? 100। ये 100 वाली लिस्ट कहां पे लिखी है? सर ये लिखी है सेक्शन 464 में, सेक्शन 464 में, जिसको बोलते हैं इलीगल एसोसिएशन, वहां पर लिखी है बात कि मैक्सिमम पार्टनरशिप कितने हो सकते हैं? 100 नंबर। ठीक है, तो आइए आपको ये समझ में आया होगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। चलो तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी है पार्टनरशिप फॉर्म की, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है सर? सर एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि मेरा फ्रेंड और मेरे बीच में डिस्कस हुआ था कि आने वाले जो फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस होंगे उसको हम लोग आपस में 1:1 में डिवाइड करेंगे। ये क्या है? एक एग्रीमेंट है, जहां पर हम दोनों क्या हो गए थे? रेडी हो गए थे। इसी तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म में एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो इस बात का प्रूफ नहीं होगा कि हमने क्या डिस्कस किया था, क्या नहीं किया था। ठीक है, तो बस इतनी सी बात ध्यान रखो कि एग्रीमेंट कैन बी ओरल और कैन बी रिटन। ठीक है, तो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। सर ओरल और रिटन का मतलब क्या है? कि मैंने और मेरे फ्रेंड ने, मैंने उसको बोला हमारा फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो है 1:1, ये मैंने बोला सिर्फ, तो हमने कहा ठीक है। और वही चीज़ अगर मैं पेपर पे लिख के दूंगा, यानी एग्रीमेंट बनवाऊंगा, कोर्ट में जाके स्टैंप लगाऊंगा, तो वो क्या होगा? रिटर्न होगा। तो मुझे बताओ कमेंट करके कि किसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, हमें एग्रीमेंट कैसे करना चाहिए, ओरल या रिटर्न बेसिस पे? ठीक है, मुझे सबसे आंसर चाहिए, मुझे बताओ कि एग्रीमेंट कैसे होना चाहिए, ओरल या रिटर्न? ठीक है, देखो अब ये जो भी एग्रीमेंट होगा, चाहे वो ओरल हो या एग्रीमेंट रिटर्न हो, इसी एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में वो सारी बातें लिखी होती हैं जो हमने आपस में डिस्कस करी होती हैं एज अ टर्म्स एंड कंडीशन काम करने से पहले। ठीक है, समझ में आ गया इसको? ठीक है, थर्ड पॉइंट की डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट इज लॉफुल बिजनेस। ठीक है, तो पार्टनरशिप में कम से कम दो लोग चाहिए। ठीक है भाई, पार्टनर के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो इस चीज का बिजनेस करने जा रहे हो इट शुड बी लॉफुल। लॉफुल का मतलब क्या होता है? कि उसकी जो परमिशन है, परमिशन इज
ग्रांटेड बाय लॉ, ठीक है। इट शुड नॉट बी इलीगल, ठीक है। वो इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। बेसिकली क्या मतलब है कि ऐसा कोई भी काम जो गवर्नमेंट ने करने से मना किया है और आप अगर वही काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इलीगल, ठीक है। अगर आप लीगल बिजनेस करते हो, बिजनेस हमेशा क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। मान लो अब उसने बताया ड्रग्स का बिजनेस करते हैं, ड्रग्स क्या है, इलीगल, आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो बिजनेस शुड भी कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, यानी लीगल बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। यस सर, थर्ड पॉइंट समझ गए। फोर्थ पे चलो। फोर्थ पॉइंट इज प्रॉफिट शेयरिंग या फिर प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। पार्टनरशिप सोल मोटिव ऑफ पार्टनरशिप इज प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। तो एक पार्टनरशिप का जो सोल मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। कभी भी कोई भी पार्टनरशिप सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करती है। अगर कोई फर्म, यानी मैं और मेरे फ्रेंड ने जो पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी और हमने डिसाइड किया कि हम इस पार्टनरशिप को इस पर्पस के लिए खोल रहे हैं कि हम इससे लोगों की हेल्प करेंगे, लोगों की सेल्फ करेंगे, लेकिन अगर मैंने ऐसा बोला कि हम लोगों की हेल्प करने वाले हैं और हम लोग प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करेंगे, तो उसे पार्टनरशिप फर्म माना ही नहीं जाएगा, उसे बोला जाएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और अगर हमारे साथ ऐसा कोई पार्टनर है, जैसे 2-3 पार्टनर है, तो 3 पार्टनर तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो चौथा पार्टनर आया उसने कहा कि मैं प्रॉफिट के लिए काम नहीं करूंगा, तो ऐसा पार्टनर जो इसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उसे पार्टनरशिप का पार्टनर भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, और वो किसी और पर्पस के लिए काम कर ही नहीं सकती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड फिफ्थ, कि पार्टनर्स कैन बी प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, यानी कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ठीक है। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि पढ़ा हमने पीछे अभी भी कि 2 पार्टनर्स या 3 पार्टनर्स जो भी हैं आपस में, अब 2 पार्टनर्स थे, जैसे कि मैं था, मेरा मिस्टर विशाल, और एक मेरा फ्रेंड था जो कि मिस्टर विनय। अब विनय ने कहा कि मुझे काम करना नहीं आता, मैंने कहा ठीक है चल तेरा सारा काम मैं करूंगा, ठीक है। अब मैंने किसी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उस कॉन्ट्रैक्ट में हमको हो गया लॉस, ठीक है। क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस तो हो गया है, तो अब वो डिसीजन मैंने लिया था, तो विनय मना नहीं कर सकता कि वो लॉस मेरा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा है, क्योंकि अब वो जो है वो रिलेशनशिप कैसा है, प्रिंसिपल और एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट होता क्या है, देखो, प्रिंसिपल वो होता है जिसके बिहाफ पर एजेंट काम करता है। अगर एजेंट ने कुछ गलत कर दिया तो उसके लिए लाइबल कौन होगा, प्रिंसिपल होगा। तो सेम यहाँ पर जहां पर विनय यानी मेरे फ्रेंड और मेरी बात हो जाती है, मेरे फ्रेंड के लिए मैं क्या हूँ, एक एजेंट हूँ, और वो क्या है, प्रिंसिपल है। उसके बिहाफ पर मैं काम कर रहा हूँ। अगर मुझसे लॉस होता है तो वो लॉस हम दोनों को बियर करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली वो मेरा एजेंट है, अगर उसने कोई काम कर दिया और कंपनी को लॉस हो गया तो उसका लॉस भी मुझे बियर करना पड़ेगा। यानी कोई भी पार्टनर कोई काम करता है तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सारे पार्टनर्स की साथ में होगी, किसी की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, लॉसेस के लिए। और सारे पार्टनर एक दूसरे के लिए काम करते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ठीक है। कि लॉसेस इज borne by all of them if it is incurred by any of them individually, ठीक है। तो चाहे वो लॉस किसी पार्टनर की गलती की वजह से आए हो तो भी उस लॉसेस को सबको ही बियर करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ठीक है। तो आई होप आपको ये 5 पॉइंट समझ में आए होंगे, पार्टनरशिप का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आया होगा, है कि नहीं। अब आपको करना क्या है, बेसिकली क्या करना है, आपको बस एक ही काम करना है कि घर पे बुक्स उठानी है, ठीक है, बुक्स उठानी है,
जितने पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं उन सारे पॉइंट्स को पढ़ना है एक बार। पहले जो मैंने नोटिंग करवाई उसको कॉपी में नोटिंग करो। दूसरी बात, अपनी बुक से रीडिंग करो, थ्योरिकली रीडिंग करो। इफ फिर भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आता, कोई लाइन समझ में नहीं आ रही, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट्सअप करो मुझे, जो भी करना है करते रहो, ठीक है। बट पढ़ाई पे लॉक्ड नहीं होना चाहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बेसिस पे करते रहो, घर पर रहो, स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। और बस आज अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये वीडियोस शेयर कर लो, अगर वो लोग नहीं पढ़ रहे हैं इस वजह से, लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं हो रही, जो भी रीजंस हैं उनकी हेल्प करो। और बस एक पॉजिटिव में इम्पैक्ट रखना है। और ये साल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज सच यू नो कि दिस इज बोर्ड्स आने वाले टाइम पे, और बोर्ड्स में हमेशा प्रेशर रहता है कि सिलेबस कब टाइम से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है, और जैसे जैसे हम चीज़ों को करते जाएंगे वैसे वैसे हम सीखते भी जाएंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, जितना भी हम पढ़ रहे हैं उसको थ्योरिकली रिवाइज करो, पढ़ो, कॉपी में अच्छे तरीके से लिखो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।